प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं आपका हिंदी भाषा शिक्षण यानी हिंदी लैंग्वेज टीचिंग जो सब्जेक्ट है 8 नंबर 808 जिसका कोड है। आपके पास आपका टाइम टेबल पहुंच चुका होगा। नहीं पहुंचा है तो आप जब भी नोट्स हमसे लेते हैं तो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। चलिए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये 8वां विषय है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपके 7 विषय यानी कि 801, 802, 803, 804, 805, 806 और 807 तक हमने सारे विषय के वन शॉट वीडियो आपको दे दिए हैं। तो वन शॉट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें, विशेषकर जो आपके नोट्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो 499 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें आपको सारे विषय मिलेंगे जो भी आपने लिए हुए हैं। ठीक है, सारे विषय मिलेंगे। इसी तरह से सेकंड ईयर के जो अब आपका कोई दोस्त है तो उसको बता सकते हैं कि सेकंड ईयर के नोट्स भी उपलब्ध है जो 599 में उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 8469022568। नोट्स के लिए सिंपल सा करना है आपको काम, जी पे या फ़ोन पे यूज़ करना है, पेमेंट करना है जो आपकी क्लास है उसके हिसाब से। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 499 और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो 599। बस आपका पेमेंट मिलते ही इमीडिएट जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव होता है, ऑटोमेटिक हमारा जो सिस्टम है वो आपको नोट्स भेज देता है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फीडिंग कर दिया है हमने, अब सिस्टम को एडवांस कर दिया है। अब आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है नोट्स कब लेंगे। हाँ, लेकिन समय सीमा के अंदर लेना है। सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक नोट्स जो है आपको मिलेंगे। वो सॉफ्टवेयर चालू रहता है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बंद कर दिया जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद क्या हो जाता है। ठीक है, तो हर दिन 10 से 10, सुबह 10 से रात के 10 बजे तक आप नोट्स परचेस कर सकते हैं अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो। और नोट्स जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा यानी कि 3 से 4 टाइम अगर कोई नोट्स आप रिवाइज करते हैं तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम का परसेंटेज जो है 90 अबव जा सकता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हैं उसको। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे लेखन के लिए, और जो हम नोट्स देते हैं इसमें वो क्वेश्चंस देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चैप्टर बता रहे हैं, एक एक चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा बता दिया, वो काम नहीं है हमारा। ठीक है, हम आपको देंगे जो नोट्स, परफेक्ट नोट्स देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। बाकी तो आप बुक से ही पढ़ लो फिर तो। ठीक है, तो बुक्स के पर यूनिट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वो क्वेश्चंस दे रहे हैं। हमारे नोट्स में वो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। एक अच्छे लेखन के लिए जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो बहुत सारी बातें हैं जिसमें लिख सकते हैं। प्रश्न का नंबर कितने नंबर का है, जैसे सपोज करिए प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है तो आप 5 से 6 पॉइंट, कम से कम 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखें। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 7 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 नंबर का पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप केवल 5 पॉइंट लिखिए। हमेशा जितने नंबर हैं उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा लिखेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे कम से कम 2 पॉइंट तो अधिक आपको लिखना ही लिखना है। कम से कम 2 पॉइंट अधिक लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 4 पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं आगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं छोटे वाक्य लिखें। अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हम पहली बात करेंगे कि जो है छोटे वाक्य लिखें। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को जो है वरीयता दें। यानी कि प्रेफरेंस किसको देना है आपको, जटिल वाक्य, जो कॉम्प्लेक्स वाक्य है सेंटेंसेस उसको ना लिखें। आप जो है सिंपल सेंटेंसेस लिखें। ठीक है, उसकी संरचना बनाएं। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें कि भाई जो शब्द लिख रहे हो उसका अर्थ क्या निकलने वाला है। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आप इसमें पॉइंट बता सकते हैं। अपने लिखे को दोबारा ज़रूर पढ़िए कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी, अशुद्धि तो नहीं है, कोई कोई ज़रूर गैर ज़रूरी वाक्य तो आपने उसमें नहीं डाल दिया है। ठीक है, तो आपको जो है अगर आपको संकोच होता है तो आप जो है उसको हटाने से बिल्कुल परहेज़ ना करें। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो लेखन हो वो बहुत ही सटीक तरीके से लिखना है आपको। लिखते हुए ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरे को प्रभावित करना। ठीक है,
एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। यानी कि जो आसपास की घटनाएं हो रही हैं समाज में, पर्यावरण में, वहाँ पर जो भी हमको देखना है, हम जो देख रहे हैं उसको अपने अगर लेखन में डालते हैं तो उसमें से प्रस्तुत करना है हमें को अपने विचार को, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने जो देखा उसको रामायण छाप दिया, विचार बिंदुओं को हम निकालते हैं उस एक अच्छे लेखन में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं कि अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन-कौन सी बातें हैं। तो ये सारे जो है विचार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नंबर वाइज़, ये सारे विचार हम प्रकट कर सकते हैं एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातों में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैसा बनता है आपका? संवाद लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संवाद की बात हो रही है यानी कि आप और मैं बात कर रहे हैं या आप और टीचर बात कर रहे हैं या आप आपका दोस्त बात कर रहा है, आप अपने माता-पिता से किसी से बात कर रहे हैं या किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं आप, तो जो है उसी को संवाद कहा जाता है, आपस की बातचीत को। तो इसमें कौन-कौन सी बातें जो हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो संवाद लेखन का अभ्यास करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए या देना चाहिए। पात्रों की बातचीत में संक्षिप्तता हो, यानी बात जो है बहुत लंबी चौड़ी कहानी ना बनाए कि वो बंदा यही भूल जाए कि आप बात क्या कर रहे हो, उसको जवाब क्या देना है। विचारों में प्रवाह, स्वाभाविकता हो और परस्पर संबद्धता हो। विराम चिन्हों की तथा अन्य व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो। वार्तालाप के अंत में निश्चित परिणाम अवश्य निकाले और प्रचलित मुहावरों का यथास्थान प्रयोग हो तो वो बेहतर रहता है और संवाद की भाषा सरल और बोलचाल की हो। तो इस तरह से आप संवाद लेखन के समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका राजभाषा। तो राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण जैसे है भारत की राजभाषा हिंदी है। तो हम देखते हैं हमारे जो भी संवैधानिक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं या जो भी हमारे कार्यालय कामकाज होते हैं तो ज़्यादातर सरकारी जो है वो राजकीय जो भी होता है, हमारा राज्य से संबंधित जो भी हमारा कार्यालय होता है उसमें काम होता है वो सारी की सारी जो है हिंदी में ही होती हैं, ठीक है? अब जैसे ये आपको समझ में आ गया। अब राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। यह पूरे देश की भाषा होती है। अब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। आपको ध्यान रखना है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले प्रादेशिक भाषा को समझिए। जैसे कि प्रादेशिक भाषा किसी राज्य के क्षेत्र विशेष की भाषा को कहते हैं, ठीक है? प्रादेशिक भाषा किसी राज्य के क्षेत्र विशेष की भाषा को कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली इस क्षेत्र विशेष की जो है प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा है। भारत के विविध राज्य हैं, प्रदेश हैं जिसमें अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी इत्यादि। ये क्या है? सारी की सारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? जिसको क्रिएटिव एवोल्यूशन कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यह निर्देश की शुरुआत से ही किया जाता है और पाठ्यक्रम के अंत तक जारी रहता है, ठीक है? समझ में आ गया? ये शुरुआत से ही किया जाता है और पाठ्यक्रम जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक ये जारी रहता है। ये निदानात्मक और उपचारात्मक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि मूल्यांकन नियमित अंतराल पर होता है, इसलिए शिक्षक एक छात्र की मामूली अधिगम की कठिनाइयों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है? यह प्रतिपुष्टि के उपरांत कार्य में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। प्रतिपुष्टि जब हो जाती है तो उसके बाद में आप में क्या कमियां हैं उसको सुधारा जाता है, उसका अवसर प्रदान ये करता है। रचनात्मक मूल्यांकन को अधिगम के लिए आकलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन शिक्षार्थियों और उनके शिक्षकों द्वारा उपयोग के लिए साक्ष्य की खोज और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया है, ताकि यह तय किया जाए कि शिक्षार्थी अपनी अधिगम की प्रक्रिया में कहाँ है, यानी कि कितना उसने सीखा है।
अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, ठीक है, जो हम सीखते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। यह शिक्षकों को छात्रों की उभरती जरूरतों के लिए अपनी कक्षा की अंतःक्रियात्मक रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, फीडबैक प्रदान करता है कि भैया फीडबैक ये है इस बच्चे का, अब इसमें ये सुधार की ज़रूरत है, तो ये चीज़ इसमें प्रदान करता है। यह छात्रों को स्वयं का आकलन करने और सुधार करने के तरीकों को समझने में सक्षम होने की आवश्यकता का को जो है पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बता सकते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट जो है सस्वर वाचन का अर्थ क्या है, जो हमने पढ़ा था इससे पहले हिंदी भाषा शिक्षण, तो उसमें मैंने आपको बताया था, हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका 804 आई थिंक, तो उसमें जो है आपको बताया गया था कि सस्वर वाचन क्या होता है। सस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है, तो जब लिखित भाषा में व्यक्त भाव एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके, यानी कि ध्वनि के साथ और सही उच्चारण करके पढ़ते हैं, तो वही सस्वर वाचन कहलाता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है आपको कि सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है, तो सस्वर वाचन के उद्देश्य भी आपसे पूछता है, क्वेश्चन बनता है। तो वाचन पर बाल्यावस्था में ही माता पिता और शिक्षकों द्वारा उचित ध्यान दिया जाए तो वह प्रभावी एवं त्रुटि रहित हो सकता है, इसलिए सस्वर वाचन का जो है ये पहला उद्देश्य है। शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना, ये भी सस्वर वाचन का उद्देश्य है कि आप शुद्ध उच्चारण कर पाए। उचित स्वयं यति गति और लय से पठन की योग्यता प्रदान करता है। सस्वर वाचन में क्या होता है, देखिए आपको जब अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक क्या करता है, देखता ही कोमा आया है तो थोड़ा सा ठहरना है, ठीक है, और विराम आया है तो हमको थोड़ा ज़्यादा ठहरना है, ठीक है, और उसके अलावा जो है जो भी हम उच्चारण करें वो सही हो, उचित हो, ठीक है, लय से पढ़े, गति से पढ़े, बिल्कुल तरीके से पढ़े, तो इसकी योग्यता जो है सस्वर वाचन जो है प्रदान करता है। ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह, यानी कि उतार और चढ़ाव तथा विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रख करके पठन में निपुण बनाना इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। साथ साथ मौखिक पठन द्वारा, यानी कि हम जब पढ़ते हैं सस्वर मुंह से पढ़ते हैं तो आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की जो है विकास करना इसका एक उद्देश्य है। वाचन करते हैं या पढ़ते समय बार बार बीच में न टोके, इससे वाचक में प्रवाह नहीं आ पाता तथा उसमें आत्मविश्वास भी नहीं पनप पाता। ठीक है, तो ये हो गया सस्वर वाचन के कुछ उद्देश्य, जिनको आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सस्वर वाचन के उद्देश्यों की चर्चा करें या फिर स्वस्वर वाचन के उद्देश्य क्या हैं उनको विस्तार से समझाएं। तो इस तरह से आपको ये उद्देश्यों को ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सस्वर वाचन के उद्देश्य पर अध्यापक की दृष्टि क्या रहनी चाहिए, कि आप जो सस्वर वाचन कर रहे हैं, अब अध्यापक आपसे सुन रहा है कोई पाठ, तो आपकी दृष्टि कैसी होगी अध्यापक की आपके ऊपर, वो बताना है। तो हम आंसर में लिखेंगे निम्न उद्देश्य अध्यापक की दृष्टि में रहने चाहिए, जैसे कि शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ रहा है नहीं विद्यार्थी, ठीक है, वो श और स में अंतर कर पा रहा है नहीं, या छ और छ में अंतर कर पा रहा है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यापक इसका विशेष ध्यान रखता है। बहुत से शिक्षक तक जो है शकुंतला और स्वीकार और अक्षर आदि बोलते देखे गए हैं, यानी कि आपको जो है बहुत से शिक्षक जो है ये क्या बोलते हैं, शकुंतला, स्वीकार, तो यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, शकुंतला इस तरह से नहीं होता, स्वीकार इस तरह से नहीं होता, तो ये स्वीकार बोला जाता है। तो इस तरह से ये अक्षर नहीं बोले जाते हैं, केवल आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में इसको लिखें। विराम चिन्हों पर अवश्य ध्यान रखें कि छात्र उचित विराम चिन्हों के अनुसार पढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर लेना, यहाँ पे नहीं उल्टा हो गया। उचित भाव अनुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ रहा है या नहीं, यानी कि उतार चढ़ाव लय है कि नहीं है उसमें। श्रोताओं की संख्या के अनुसार अपने स्वर को तीव्र एवं मंद रूप से पढ़ रहा है या नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ पे कितनी संख्या है और उसके हिसाब से उसका स्वर कितना तेज है या फिर कितना मंद है। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी रहेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा तेज पढ़ना होगा, बहुत ही कम विद्यार्थी रहेंगे तो कम में भी वो धीरे बोलेगा तो भी लोग सुन लें। बाल के, यानी कि जो शिक्षार्थी है उसके उच्चारण पर स्थायी प्रभाव व ग्रामीण प्रभाव ना पड़ने देना। ठीक है, जो भी उच्चारण करे उस पे कोई स्थानीय प्रभाव, सॉरी स्थानीय स्थानीय प्रभाव, यानी कि जो लोकल भाषा है या ग्रामीण की भाषा है वो प्रभाव उस पर ना पड़े। ठीक है, जैसे हम स्कूल बोलते हैं तो आप गांव के बच्चों से पूछोगे, कई जगह पे बोलेगा स्कूल, स्कूल बोलते हैं उसको, तो वो क्या है, स्थानीय प्रभाव हो गया या ग्रामीण प्रभाव हो गया।
तो ये प्रभाव ना पड़े, ये चीज़ हम ध्यान देते हैं। सस्वर वाचन का महत्व क्या है? तो जो उद्देश्य है उसी को हम महत्व में भी डाल सकते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो ध्यान रखना। सस्वर वाचन का महत्व देखिए, सस्वर वाचन से झिझक, संकोच व हिचकिचाहट आदि का निराकरण होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें कम होती हैं, खत्म कर दी जाती हैं बच्चों में। शब्दोच्चारण शुद्ध होता है, शब्दों का उच्चारण जो है अच्छा होता है। अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है, ठीक है। अक्षरों के बीच में जब हम बात करते हैं कि ये अक्षर कैसे पढ़ना है, तो वो भी शुद्ध होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है और दृश्य इंद्रिया, ध्वनि, यंत्र एवं मस्तिष्क तीनों जो है प्रशिक्षित होते हैं। सस्वर वाचन के अभ्यास से वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण हो पाते हैं या होते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सस्वर वाचन का विशेष महत्व पड़ता है। प्रारंभिक स्तर पे सस्वर वाचन जितना करेगा विद्यार्थी, उतना जो है निपुणता हासिल करता जाएगा बड़ी क्लास में जाते समय। इससे नवीन शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों व मुहावरों से परिचय प्राप्त करते हैं या होता है। इससे स्वराघात व बालाघात का भी समुचित ज्ञान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे को हटा दीजिएगा, को मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। आगे उत्तम सस्वर वाचन के गुण लिखिए। अब यहाँ पे उत्तम की बात कर रहा है, ध्यान रखना है। सस्वर वाचन के गुण तो ठीक है, लेकिन उत्तम सस्वर के वाचन के गुण क्या हो सकते हैं? तो देखो, उत्तम या अच्छे वाचन के गुण क्या हो सकते हैं, ये हमें बताना है। तो हम बता सकते हैं निम्नलिखित जो है गुण होने चाहिए। कौन कौन से? ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे आ, ई, क, ख, ग इत्यादि ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। इत्यादि का मतलब ये सारी ध्वनियाँ जो है इनका ध्यान होना चाहिए कि कौन सा बड़ा बोलना है, कौन सा छोटा बोलना है, इस तरह से बोलना है। तो इन ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। उच्चारण की शुद्धता होना चाहिए, ठीक है। उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए, ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। शब्दों के उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए, जो शब्द बोल रहे हैं। यहाँ पे क्षत्रिय को क्षत्रिय ना लिख दे या ना बोल दे, ठीक है। स्त्री को स्त्री ना बोल दे, तो ये भी गलत है। तो शब्दों का उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए, जो लिख रहा है वो गलत ना लिखे। स्कूल को स्कूल लिख दे, स्कूल को स्कूल लिख दे, तो ये गलत हो जाता है। विद्यालय को इस तरह से विद्यालय लिख दे, ये गलत है। मर मर कर्म और समाचार आदि का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का जो उच्चारण बहुत तरीके से उसको आना चाहिए। विराम चिन्ह जो भी हमें प्रदान करने होते हैं, तो उसको हमें समझ में आना चाहिए कि विराम चिन्ह उसका सही प्रयोग करें। जैसे रोको मत जाने दो, अब रोको मत जाने दो तो मतलब उसको रोको भैया, मत जाने दो, ये कह रहा है। अब यहाँ पे देखो विराम चिन्ह कहाँ लग रहा है, रोको मत जाने दो, तो मतलब रोको मत भैया उसको, अब जाने दो। तो इसका मतलब ये हो जाता है, शब्द वही है, विराम चिन्ह केवल अर्थ बदल रहा है। ऐसे मारो मत जाने दो, यानी कि मारो उसको, जाने मत दो। और यहाँ पे मारो मत जाने दो, यानी कि भैया उसको मारो मत जाने तो दो। तो यहाँ पर देखो शब्द वही हैं जो आप देख रहे हो, सारे शब्द वही हैं, अर्थ निकल जा रहा है भिन्न भिन्न विराम चिन्हों के प्रयोग से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विराम चिन्ह का ध्यान में रखकर ही वाचन करना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मारो मत जाने दो, अब आपने बोल दिया मारो मत जाने दो, तो हो गया गड़बड़, उसकी तो कुटाई हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पष्टता होनी आवश्यक है, स्पष्टता, ठीक है। उसके अलावा प्रवाह, अच्छे प्रवाह से जो है वो आप पढ़े, ठीक है। दुर्गति ना हो, भाई पढ़े जो भी पढ़े रुक के पढ़े, आराम से पढ़े, प्रवाह के साथ पढ़े। उपयुक्त बालाघात, यानी कि अच्छा वाचक जो है बालाघात पूर्व ध्यान रखता है कि किस अक्षर पर कितना बल देना है, ठीक है। कम बल देना है तो किस पे देना है, ज़्यादा बल देना है तो किस पे देना है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इसमें पॉइंट एक शामिल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगला वो देखते पॉइंट, अर्थ की प्रतीति, यानी कि जो, हाँ, जहाँ पे जो अर्थ निकलना चाहिए ना वो समझ में आना चाहिए। उस शब्द का अर्थ जो है वाचन के समझ में आ जाए। गति, लय और ताल और विराम के हिसाब से जो है वो चीज़ समझ में आ सकती है। अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए वहाँ पे, यानी कि अर्थ प्रतीत होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ स्वर में जो है रसात्मकता होनी चाहिए। रसात्मकता का मतलब कि वो जब पढ़े तो उसको ऐसा ना हो कि वो मायूस होके पढ़ रहा है, दुखी होके पढ़ रहा है, ख्याल कहीं है कुछ और पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसका रस जो निकलना चाहिए, उसमें मधुर वाचन होना चाहिए, ठीक है। मधुर स्वर निकलना चाहिए।
वाचन की मुद्रा कैसी हो सकती है? तो सिर नहीं हिलाना चाहिए, ठीक है, हाथ नहीं पटकना चाहिए, उंगलियों को नहीं चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वाचन की मुद्राओं में शामिल कर ली जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं। और साथ ही साथ रुचि, वाचन जो है रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए कि सुनने में रुचि ला दे भैया, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, इस तरह से। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो या कोई इंटरेस्टिंग पुस्तक पढ़ते हो या इंटरेस्टिंग कोई वीडियो देखते हो तो आपको रुचि आती है, ठीक है, आप उससे जो है सुनते हो ध्यान से कि यार इसका एक डायलॉग भी निकल गया तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए कि भैया मुझे मज़ा आ रहा है इसको पढ़ना, इसको ढंग से सुनना है। अब सस्वर वाचन के दो भेद कौन कौन से हैं? वैसे तो भेद और भी हैं, आपको पता है, ठीक है ना, लेकिन जो मेन दो भेद हैं वो आदर्श वाचन है और एक अनुकरण वाचन है। आदर्श वाचन का मतलब क्या है? अध्यापक जब पढ़ा रहा है, शिक्षक जब भी कक्षा में आपको पढ़ा रहा है तो वो लय से है, वाचन करेगा। विराम अवस्था जहाँ पे होगी वो विराम लेगा, कोमा जहाँ पे होगा उसका ध्यान रखेगा, और कहाँ पे उतार और कहाँ पे चढ़ाव करना है शब्दों का ये भी ध्यान रखा गया। तो उसी को आदर्श वाचन कहते हैं। जब कक्षा में एक अध्यापक बच्चों को सिखाता है कि कैसे पढ़ते हैं, वो होता है आदर्श वाचन, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अनुकरण वाचन वो होता है जब अध्यापक जो पढ़ाता है, ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे उसका अनुकरण करके पढ़ते हैं, वो होता है अनुकरण वाचन, यानी कि कॉपी करना, ठीक है। तो ये दोनों वाचन शिक्षक द्वारा भी हो सकते हैं तथा छात्र द्वारा भी हो सकते हैं, ठीक है। अर्थात आदर्श वाचन व अनुकरण वाचन छात्र और शिक्षक भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। इनमें से दोनों का स्वर जो है सस्वर वाचन ही होना चाहिए, या होता है, ठीक है। दोनों पढ़ेंगे, अगर छात्र छात्र पढ़ेगा तो भी वो आदर्श वाचन में ही आएगा, लेकिन उसका वाचन सस्वर होना चाहिए। अब आदर्श वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, व्यक्तिगत वाचन या पठन, और दूसरा है सामूहिक या समवेत वाचन या पठन, ठीक है। तो व्यक्तिगत वाचन क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है क्लास में खड़ा हो रहा है या चुपचाप पढ़ रहा है, ठीक है, वो मतलब एक व्यक्ति पढ़ रहा है, और उसी व्यक्ति के साथ मैंने दो तीन बच्चे और खड़े कर दिए तो उनको सामूहिक वाचन कहते हैं, जो कि मैं आगे पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा भी हो सकता है, और जो आदर्श पाठ ही कहलाएगा, तथा विद्यार्थी द्वारा होता है तो उसको अनुकरण पाठ कहलाएगा, ठीक है। संवेद पठन या वाचन वह है जिसमें दो या दो से अधिक जोर जोर से पढ़ते हैं, तथा इस पठन का एक लाभ यह है जिसमें झिझक होती है, साहस की कमी होती है, वो जो है उसका दूर होने लगता है। अपने कंठ और उच्चारण पर जिन्हें विश्वास नहीं होता है और उचित गति से जो पठन वाचन नहीं कर पाते हैं, वे भी पठन वाचन की इस क्रिया में भाग ले सकते हैं और जो है अच्छा सीख सकते हैं। समयित वाचन की उपयोगिता तभी है जब शिक्षक निम्नलिखित सावधानियां बरते। तो शिक्षक कौन कौन सी सावधानियां बरत बरत सकता है समन्वित वाचन में? तो हम बता सकते हैं कि भैया सामूहिक वाचन में जो है क्या कह सकते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में ही कराना चाहिए सामूहिक वाचन, तो छोटी कक्षाओं में जहाँ तक संभव हो एक टोली का वाचक गति लय संबंधी योग्यता जो है समान हो, यानी कि दो तीन बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उन टोली का जो वाचन हो वो एक ही गति से हो या एक ही गायन से संबंधित हो, ठीक है। प्रत्येक टोली का एक नेता हो और वह पाठक कला में अपेक्षाकृत निपुण होना चाहिए। अध्यापक को प्रत्येक टोली के पास जाकर निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यक निर्देश भी देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बता सकते हैं, जो कि क्या होती हैं सस्वर वाचन के दो भेद कौन से हैं, ये भेद है। इन भेदों को मैंने समझा दिया कि ये पहला भेद क्या कहता है, दूसरा भेद क्या कहता है। इसमें पहले भेद के जो प्रकार हैं उसमें व्यक्तिगत पाठन होता है, एक सामूहिक पाठन होता है। सामूहिक पाठन में हमें क्या करना चाहिए और जो है व्यक्तिगत पाठन में हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप समझ पाएंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। उत्तम सस्वर वाचन के गुणों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तम सस्वर वाचन के गुणों का प्रकाश जो हम क्या कहते हैं, उत्तम सस्वर वाचन निरंतर अभ्यास तथा त्रुटियों में अपेक्षित सुधार से आता है। उत्तम सस्वर वाचन हेतु शिक्षक को पृष्ठ पोषण मौखिक निर्देशों के साथ साथ टेप रिकॉर्डर, सीडी, वीसीआर तथा दृश्य श्रव्य उपकरणों की तकनीक भी प्रयोग करने में लानी चाहिए। सामूहिक प्रयासों के साथ साथ छात्र की व्यक्तिक रूप से सस्वर वाचन संबंधित त्रुटियों का निराकरण करना चाहिए। उत्तम सस्वर वाचन के निम्नलिखित गुण हैं। अब वो गुण कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, पठन या पाठन स्पष्ट श्रोताओं की संख्या के अनुकूल और ऊंची आवाज में हो, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अशुद्ध उच्चारण ना हो, प्रवाहमय हो, ठीक है, विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी जो है पठन जो है मृदु ना हो करके, सॉरी, कर्कश ना हो करके मृदु हो, अच्छा हो, ठीक है। मुद्रा अनुकूल हो पठन की, ठीक है।
पठन जो है बालाघात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से अक्षर पे ज़्यादा जोर देना है, इस पे बल देना है। पठन के समय अर्थ ग्रहण भी साथ साथ हो तो उचित रहेगा। रुचिपूर्वक पठन करना चाहिए। कविता या जब पद पढ़ रहे हैं तो इसको सस्वर गा करके पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े। एकांकी नाटक वार्तालाप के प्रसंगों का वाचन जो है निहित भावों के साथ, वाणी के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना चाहिए। गंभीर विषयों के वाचन में नाटकीयता अप्रासंगिक है, यानी कि गंभीर विषय कोई कर रहे हैं और वहाँ पे मजाक से पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। पठन में बालक के क्षेत्रीय प्रभाव, व्यक्तिक प्रभाव ना होकर के पठक जो है मानक भाषा के अनुकूल हो, यानी कि मैं जो घर में भाषा यूज़ करता हूँ, गांव में भाषा यूज़ करता हूँ, अपने समाज में जो भाषा यूज़ करता हूँ उसको उस पठन में ना शामिल करूँ। सामूहिक सस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं तक ही हो तो अच्छा रहता है। माध्यमिक कक्षाओं में व्यक्तिगत पाठन जो है उपयोगी है। मौन वाचन का अर्थ व महत्व बताइए। मौन वाचन के उद्देश्य महत्व पर प्रकाश डालिए। इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका। तो मौन वाचन के बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सीधी सी बात है, मौन वाचन का होता है कि बिना होठ हिलाए अपने मन में पढ़ना। अपने मन में पढ़ना, बिना होठ हिलाए मन में मनन करते हुए पढ़ना ही या पठन करना ही मौन वाचन कहलाता है। ठीक है। जो लिखित कोई भी पाठ है हमको दे दिया, उसको अपने मन में पढ़ रहे हैं बिना होठ हिलाए, तो उसी को हम मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन निम्नलिखित लाभ होते हैं। मौन वाचन के लाभ कौन कौन से हैं ये बता सकते हैं। कम समय में अधिक वाचन हो जाता है, क्योंकि इसमें उच्चारणों का ध्यान नहीं दिया जाता, फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, लय का कोई ज़रूरत नहीं। जब हम मन में ही पढ़ रहे हैं तो लय नहीं रहेगा, उच्चारण नहीं रहेगा, और साथ ही साथ जो है शुद्धि की भी ध्यान नहीं रहेगी, तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। मौन वाचन में ज्ञानेंद्रियाँ शांत ढंग से कार्य करती हैं तथा मस्तिष्क की कम से कम ऊर्जा जो है व्यय होती है। अपेक्षाकृत दीर्घ समय तक हम मौन वाचन कर सकते हैं। ये भी खास बात है कि हम जब मन में पढ़ते हैं काफ़ी समय तक पढ़ सकते हैं। मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, यानी कि खुद अध्ययन करने की आदत विकसित होती है। विचार प्रधान और संश्लिष्ट अमूर्त विषयों से युक्त और गूढ़ गंभीर लेखों के पठन में मौन वाचन अधिक उपयुक्त है। ठीक है। मौन वाचन से विषय को आत्मसात करने में अधिक सहायता मिलती है, खुद समझने में तो थोड़ा सहायता ज़्यादा मिलता है। मौन वाचन से पास के लोगों के कार्यों में जो ध्यान होता है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है, जो स्वस्वर वाचन से हो सकती है। मौन वाचन के उद्देश्य क्या है ये बता सकते हैं हम। तो मौन वाचन के उद्देश्य बता देते हैं। द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना, यानी तेज गति से। ठीक है। छात्रों की बोध शक्ति विकसित करना, यानी कि उसकी खुद की समझ जो है विकसित होती है मौन वाचन से। वो खुद ही पढ़ता है अपने मन में और खुद ही समझने का प्रयास करता है। तो अध्याय की आदत विकसित करना, खुद का अध्ययन आदत विकसित होता है। छात्रों में सोच मनंतर करने की शक्ति बढ़ती है इससे। भाषा लीति संबंधी नियमों का ज्ञान भी होता है धीरे धीरे उसको। शब्द भंडार, भाषा भंडार, लोकोक्ति, मुहावरियाँ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, शब्द शक्तियाँ छात्र में, ये सारे के सारे मौन मौन वाचन से ज़्यादा विकास होता है। अच्छी तरीके से छात्र जब समय पढ़ता है तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा समझता है। साहित्य की विभिन्न विद्याओं तथा लेखन शैलियों से छात्र को परिचित कराना भी इसका जो है उद्देश्य है। स्वयं संदर्भ स्रोतों से शब्दार्थ आदि ज्ञात करने की क्षमता छात्र में उत्पन्न करना। अध्ययन में आत्मनिर्भरता का गुण छात्रों में उत्पन्न करना और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता छात्रों में उत्पन्न करना, ये सारे मौन वाचन के उद्देश्य हैं। व्युक्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। व्युक्ति हो या रचना या बनावट हो, किसी भी आधार पे शब्दों का वर्गीकरण बोले तो आपको सबसे पहले बताना है कि एक होता है आपका रूढ़ शब्द। ठीक है। उसके बाद जो है, पहले देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है। जैसे वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। परिभाषा में ध्यान रखनी है। जैसे माता, ठीक है, गाय, पानी, नल, तो ये अपने आप में एक मीनिंग निकाल रहे हैं कि नल नल होता है, पानी पानी होता है, गाय गाय होती है, माता माता होती है। तो इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है। ठीक है ना। इनको टुकड़े नहीं कर सकते हम। ठीक है। तोड़ने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा इनको। तो इसीलिए जो है, हम जो शब्द प्रयोग में लाते हैं जिनका पूर्ण अर्थ निकले, उन शब्दों को जो है हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब शब्द हम इनको तोड़ के लिखेंगे, जैसे नल को मैं न और प्लस ल लिखूं, तो ये अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह जो है कलम, गाय, शंख, पानी आदि ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ तो निकलता है, लेकिन इन शब्दों को अलग अलग करके लिखने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। दूसरा होता है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों का समूह। अब बताता हूँ कैसे। अब देखिए, यौगिक शब्द
यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी कि मिलना, अर्थात वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, अब पाठशाला में पाठ अलग है और शाला अलग है। शाला मतलब विद्यालय और पाठ मतलब जो पाठ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे रसोई घर, तो रसोई अलग है और घर अलग हो गया। पान वाला, तो इसमें पान अलग है, वाला अलग है। तो ये इस तरह के जो शब्द मिल करके जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरे तरीके का, जिसको हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तीसरा तरह का जो शब्द है उसको बोलते हैं हम योग रूढ़ शब्द। ये भी दो प्रकार के शब्दों से ही प्रकट होता है। ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने फिर भी वे किसी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब थोड़ा सा समझना, जैसे कि जल प्लस ज, तो ये बन गया जलज। जल का अर्थ होता है कि जो पानी है, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जलज का अर्थ हो गया जल में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल। ठीक है, उसी तरह दूसरा उदाहरण अगर लेते हैं तो दशानन, तो दश प्लस आनन, दस का अर्थ होता है जिसका दस, और आनन का मतलब होता है जिसके मुख हों। तो यहाँ पे दशानन का अर्थ क्या निकल रहा है, 10 मुख वाला, यानी कि रावण। तो उस शब्द का अर्थ कुछ और निकल जाता है। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो फिर भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस तरह यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन निम्न तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखना है, ये सारे व्यंजनों की बात हम आगे करेंगे। हिंदी वर्णमाला कितने में कितने वर्ण होते हैं? अब वर्णों की बात करें तो देखो, वर्ण क्या होता है, वर्ण को आप समझ लो, वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर हैं, ठीक है, और 41 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर यह 56 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं। इसमें से 11 स्वर हैं, 41 व्यंजन हैं, तथा 4 जो है संयुक्त व्यंजन हैं। तो कुल मिला के 56 हो गए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं छात्रों में सुनने के कौशल को विकसित करने के क्या उपाय हैं। छात्र जो सुने तो उसको हम कैसे विकसित करते थे? छात्रों के सुनने के कौशल को पहचानने योग्य घटकों में तोड़ना पड़ता है। उन्हें अभ्यास, भूमिका निर्वाह, पोस्टर बनाने और परिदृश्यों को नाटकीय बनाने में मदद करना पड़ता है। तो ये सुनने का जो है कौशल विकास होगा। इसमें मदद करने के लिए सकारात्मक पूर्णबलन का उपयोग करें, और छात्रों को कौशल का उचित उपयोग करने के लिए पुरस्कृत भी करें। तो भाई सुनने का कौशल जो उनका बढ़ेगा। यानी कि आपने कुछ बोला और छात्र से पूछ लिया, छात्र ने बोला कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, तो आप उसको शाबाशी दे, उसको पुरस्कृत करने का मतलब ये नहीं कि कोई गिफ्ट ही दे, भले ही एक चॉकलेट दे दे चवन्नी का, लेकिन हाँ शाबाश आपने ध्यान दिया, क्लास में ऐसे ही ध्यान रहो, ध्यान देते रहो, एक्टिव रहो, और आपका जो है परिणाम आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन होगा। तो दूसरे छात्र भी उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, और वो भी सुनने में ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि अगली बार जब प्रश्न पूछेंगे हमसे तो मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। उन्हें श्रवण का अभ्यास दें। अपने स्वयं के सुनने को बढ़ाने के लिए छात्र को जो कहते हैं उसे फिर से लिखने या दोहराने के परामर्श कौशल का उपयोग करें। ठीक है, आप उसको बोलें कि ये भाई मैंने जो बोला उसको दोहराओ या लिखो। उनकी रुचियों, शौक, संगीत, खेल, परिवार आदि के बारे में पता करें। छात्र उन शिक्षकों को अधिक सुनेंगे जिनका उन्हें लगता है कि उनमें रुचि रखते हैं और उन्हें जानते हैं। बिल्कुल, छात्र उन शिक्षकों को अधिक सुनते हैं जिनका व्यवहार अच्छा होता है। उनको ऐसा लगता है कि इस शिक्षक को मैं जानता हूँ, और उस शिक्षक में जो है वो रुचि रखते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को छात्र बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं। छात्र को सुनने से आपको उनकी मन स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो छात्रों को ध्यान से सुने। आप इसे पाठ के लिए एक अभिन्यास के रूप में जो है उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गणित में हर कोई सोचता है कि वह सबसे अधिक संख्या है जिसे उन्होंने आज देखा है, या एक भावनात्मक जांच के रूप में, जैसे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसका वर्णन करने के लिए एक रंग का उपयोग करें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आप कोई भी
सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हर सब्जेक्ट का एक कुछ ना कुछ खास बात होती है। तो जैसे गणित पढ़ाते हैं, तो गणित विषय जब दिखता है बच्चों को, तो वो बच्चा क्या सोचता है, यार गणित में तो बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, जिसको उसने आज ही देखा है। तो उसके भावनात्मक जांच के रूप में जो है, आप कैसा महसूस करते हैं, आप उससे पता करें, उसका वर्णन करने का प्रयोग करें। उसको थोड़ा सा और भी आप जो है गणित के विषय में जानकारी देते समय जो है, आप और भी चीज़ें बता सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है उसमें आ सकती हैं। कम बात करें, ठीक है, ये हो गया। लेखन शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। लेखन शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है। जहाँ जहाँ समझाने की बात होगी मैं समझाता हुआ चलूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, लेंदी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है लेखन शिक्षण के उद्देश्य हैं, जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। हमारा जो लेखन है, जिसमें अनुलेख पूछा जाएगा, अतिलेख पूछा जाएगा, श्रुत लेख पूछा जाएगा, तो इन सभी को हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेखन शिक्षण के उद्देश्य तो ये बहुत सारे हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेखन शिक्षण के गुण क्या क्या हो सकते हैं? भाई लेखन जो है सुंदर, स्पष्ट और सुडौल होना चाहिए, जिसकी हम बात कर चुके हैं इंग्लिश, जब हमने पढ़ा था प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, तो उसमें बताया था मैंने कि क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्रवाहशीलता, क्रमबद्धता हो, सामग्री जो भी उपयोग किया जाए वो सही हो, शिक्षण सामग्री, ठीक है, लेखन शिक्षण के लिए। भाषा एवं शैली का जो प्रभाव हो वो बहुत ही अच्छा हो, उत्पादकता हो उसमें। भाषा व्याकरण सम्मत हो, यानी कि भाषा में जो भी शिक्षण है लेखन में, वो व्याकरण के अनुरूप हो, अशुद्धता ना हो, अव्यक्ति, संक्षिप्तता, स्पष्टता, भाव प्रदातक हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उनमें भाव भर के आए। लेखन की शिक्षण विधि की व्याख्या करें, तो लेखन की बहुत सारी विधियां हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले मॉन्टेसरी विधि आपसे अलग पूछा जाता है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि आपने पढ़ा भी होगा, तो मॉन्टेसरी विधि को आपको ध्यान से रखना है। फिर रूपरेखा अनुकरण विधि आती है। रूपरेखा अनुकरण विधि जो है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है। मॉन्टेसनरी विधि में क्या होता है, जिसमें आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगलियां फेरने को कहा जाएगा। फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाव कराना चाहिए या सिखाया जाएगा। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि ये होती है। रूप रेखानुकरण विधि जो है, उसमें क्या होता है कि जो श्यामपट्ट या स्लेट पर जो चौक से पेंसिल से बिंदु लिखते हैं ना, उसमें वाक्य जब लिखते हैं तो उन पर निशान लगाते हैं पेंसिल से। तो निशान लगाने पर जो पेंसिल से लिखे हुए निशान जो बोलता है, उससे शब्द को जो है, उसी वाक्य को, उसी वर्ण को जो है वो अपने मन में अनुरूप करता है, उभारता है। इस प्रकार के अभ्यास के माध्यम से वो वर्णों को लिखना सीख जाता है। इसी तरह से स्वतंत्र अनुकरण विधि है, ठीक है, यानी कि जो आपने लिखा है उसको जो है वो उतारता है। ठीक है, जेका टाक विधि है, ठीक है, जेका टाट विधि है। इसमें भी आपका जो है क्या होता है, इस विधि को हम शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को स्वयं लिखने के लिए देता है। एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं, और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। ठीक है, कि वो स्वयं लिखे। तो ऐसा जो है जे का टाक विधि होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, श्रुतलेख क्या होता है। इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है। सुलेख जो है, सुलेख का मतलब है सुंदर लेख। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। अनुलेख का मतलब होता है कि आपने कुछ बोला। अनुलेख का मतलब होता है किसी लिखावट के पीछे लिखना। हम जैसे देखेंगे, आप छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम टीचर, जो क्लास के टीचर होते हैं, वो पेन से लिखते हैं कि क ख ग घ, इस तरह से लिखते हैं, और बच्चे फिर उसी क ख ग को नीचे कॉपी करते जाते हैं, उसी पुस्तक में या उसी कॉपी में, है ना, उसी में लिखते हैं। तो उसी को अनुलोक अनुलेख कहते हैं। और श्रुत लेख का मतलब होता है कि सुन के लिखना, कि मैं बोलूँगा और आप लिखो, तो उसको हम श्रुतलेख कहते हैं। समझ में आ गया? तो पढ़ोगे तो और अच्छा आ जाएगा। बहुभाषिता क्या है? तो बहुभाषिता क्या होती है कि हम जो है बहुत सारे भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, जैसे अगर किसी बच्चे के घर पर तेलुगु, उर्दू या कोई अन्य भाषा बोली जाती है, तो स्कूल में होने वाली पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी में होती है, आप जानते हो। तो बच्चों के लिए स्कूल में समायोजन करना काफ़ी मुश्किल होता है।
अगर उसको अपनी भाषा में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो उसको ज़्यादा मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे के घर में गुजराती, मराठी या हिंदी बोली जाती है और स्कूल में पढ़ाई का माध्यम केवल इंग्लिश है, तो ऐसे में बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आता है और धीरे-धीरे उसमें कुशलता का एक स्तर जो है हासिल करता है। एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल के विचार को स्वीकार करना, उसे रोज़मर्रा के जीवन में स्थान देना ही बहुभाषिता कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप बहुभाषिता को अगर छोटा प्रश्न है तो केवल आप डेफिनेशन लिखोगे, थोड़ा बड़ा पूछता है इसको विस्तार से समझाने को तो इस तरह से आप समझाते हुए लिखो। संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं पर प्रकाश डालिए। तो प्याजे की संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं जो है वो क्रमिक होती हैं, जिसको हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले संवेदी प्रेरक अवस्था होती है जो जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो जन्म से 7 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। तो इस तरह से ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये जो है आपका 11 साल से शुरू होकर के प्रौढ़ अवस्था तक जारी रहती है। अब आगे इनको मैं बता चुका हूँ कई बार, तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर विषय इंटरकनेक्टेड है। जितना जल्दी आप नोट्स रिवाइज कर लोगे, जितना जल्दी आप अपने आप को बार बार पढ़ पढ़ के तैयार कर लोगे, उतना अच्छा रिजल्ट जो है आपका आएगा। आप बच्चों के पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियाँ कराएंगे? तो बच्चों के पढ़ने का कौशल अगर आपको विकास करना है तो भैया कौन कौन सी गतिविधियाँ आप कराओगे? सबसे पहले जो है बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे बुनियादी बात है कि बच्चों को भाषा के आनंद से रूबरू कराएं। भाषा बोलने का क्या आनंद है, ये सबसे अच्छी एक गतिविधि है जिसको हम बोलते हैं बाल गीत। ठीक है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण विधि है कहानी पढ़ करके सुनाना, सबसे अच्छी बात। तीसरी अच्छी गतिविधि है जो है पढ़ने का कौशल विकास करने के लिए, वो होता है लिखे हुए अक्षरों से बच्चों को परिचित कराना। ठीक है। आवाज़ आवाज़ की पहचान कराना। पहली आवाज़, कमल शब्द की पहली आवाज़ क्या है? तो क है। तो इसके बाद बच्चा जो है बच्चों को क अक्षर लिखने और पहचानने का मौका दिया जा सकता है। आवाज़ को जोड़ने वाली गतिविधि कराना। ठीक है। साथ ही साथ शब्दों को पढ़ना सिखाना। ठीक है। उसके संरचनाओं को समझाना, मौखिक रूप से रूबरू कराना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है। किसी लिखी हुई सामग्री को पढ़ करके समझने वाली गतिविधि के रूप में छोटे छोटे शब्दों को लिख करके पढ़ाना। ठीक है। क्रिएटिव मतलब आपको काम कराना है बच्चों को। और जो है पढ़ने के कौशल का रिश्ता पढ़ने की आदत के साथ होता है, यानी कि जैसे जैसे वो पढ़ना सीखता है तो पढ़ने का कौशल विकसित होता जाता है। ऐसे में ज़रूरी क्या होता है, बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास किया जाए ताकि बच्चे जो है वो किताब के साथ साथ दोस्ती कायम कर सके, मतलब किताब के साथ एक दोस्ती कायम कर सके। अब वो कहानी की किताब भी हो सकती है, कुछ काल्पनिक चित्र हो सकती हैं, कहानी में बहुत सारे चित्र होते हैं, तो इस तरह की कॉमिक की किताबें हो सकती हैं। तो उनको थोड़ा सा समझाना कि देखो ये पढ़ोगे तो तुमको मज़ा आएगा। जैसे ही वो बच्चा उस सब चीज़ों को सीख जाएगा तो आप किताबों पे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आप छोटी क्लासों की बुक्स देखोगे तो उसमें ज़्यादातर चित्र होते हैं जिनको देख करके बच्चा जानने का कोशिश करता है कि इस चित्र में है क्या, ये चित्र किस बारे में है। तो उसके बगल में लिखा रहता है बच्चा मंदिर जा रहा है, तो या बालक मंदिर जा रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे दिखाया जाता है। पहले चित्र में समझाया जाता है कि देखो ये मंदिर है कि ये बच्चा है, तो ये बच्चा कहाँ जा रहा होगा? मंदिर जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से, बनाओ अक्षरों को, मिलाओ अक्षरों को। तो इस तरह से समझाया जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है भाव सौंदर्य क्या है, हमेशा पूछा जाता है। तो मानव हृदय में जो विचार, कल्पनाएं, भावनाएं होती हैं और जब वो भावनाएं बढ़ जाती हैं तो वह कविता के रूप में बाहर आती हैं। इसे ही भाव सौंदर्य कहते हैं। ठीक है। भाव सौंदर्य का मतलब समझ में आ गया। श्रुत लेख क्या है, मैंने आपको बता दिया था। पद शिक्षण की किन्हीं 5 शिक्षण विधियों के नाम बताइए। पद शिक्षण, पद मतलब होती है आपका जो गद्यांश होता है, सॉरी, पद मतलब जो कविता होती है। तो पद मतलब होता है कविता। तो इसको हम गीत प्रणाली के माध्यम से जो है पढ़ा सकते हैं, अर्थबोध प्रणाली के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, खंडान्वय प्रणाली के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, अभिनय प्रणाली से पढ़ा सकते हैं और व्यास प्रणाली से पढ़ा सकते हैं। ये सारी प्रणालियों को आपको ध्यान रखना है। पद शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं पूछता है। कुछ विद्यार्थी अगर लेट जुड़े हैं तो उनको विद्यार्थियों को बता दूं कि विद्यार्थियों आपके जो नोट्स हैं वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। प्रथम वर्ष के जो नोट्स हैं वो 499 रुपये में उपलब्ध हैं और जो द्वितीय वर्ष के नोट्स हैं वो 599 रुपये में उपलब्ध हैं। सारे विषय मिलेंगे आपको, एक भी विषय आपका छूटेगा नहीं। जी पे या फ़ोन पे आप जो है जैसे ही पेमेंट करते हैं इमीडिएट आपको जो है नोट्स डिलीवर कर दिए जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि जिसमें हम उच्चारण करते हैं जिन ध्वनियों का,
जिन ध्वनियों का उच्चारण मुंह से वायु करते समय मुंह से वायु या हवा कम निकले, जिन्हें बोलने के लिए कम बल लगाना पड़े, वह ध्वनियाँ अल्प प्राण कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है। त्वरित वाचन किसे कहते हैं? किसी भी पाठ्य सामग्री को मन ही मन तीव्र गति से पढ़कर अर्थ ग्रहण करना त्वरित वाचन कहलाता है। मतलब मैं तेज भी पढ़ूं, मतलब मन ही मन पढ़ूं, लेकिन तीव्र गति से पढ़ूं और उसका अर्थ भी ग्रहण कर लूं, उसको बोलते हैं त्वरित वाचन। शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक वर्णों की सार्थक ध्वनि के समूह को जो है शब्द कहा जाता है। आप बहुत सिंपल लिख सकते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों की सार्थक ध्वनि के समूह को जो है शब्द कहते हैं। बाकी डेफिनेशन मैंने लिखा है कि समूह के संयोजन से बनने वाले खंड को शब्द कहा जाता है। साहित्य क्या है? तो साहित्य का अर्थ होता है सभ्यता व संस्कृति, जिसमें लेखक अपनी कल्पनाओं, विचारों को कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि के रूप में व्यक्त करता है। कविता से क्या आशय है? तो श्याम सुंदर दास ने जो बोला है, उनके अनुसार की डेफिनेशन याद रखना। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। ये डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा ये किसने बोला है। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भाव की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। ये परिभाषा किसकी देन है, या यह परिभाषा किसने लिखी? तो श्याम सुंदर दास ने। विदेशी या विदेशज भाषा शब्द क्या होते हैं? तो विदेशज या विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं, शब्द का अर्थ होता है कि जो जन्मा हुआ, यानी कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अन्य देश की भाषाएं से आए हुए हैं, जो ना तो संस्कृत के हैं और ना ही हिंदी के और ना ही अन्य भारतीय बोली के, अर्थात जो भाषाएं अन्य देश की भाषाएं हैं या शब्द हैं, जो दूसरे देशों से की भाषाओं से आए हुए हैं, जो हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, उन्हें ही विदेशज भाषा कहते हैं। जैसे स्कूल विदेशी भाषा है, डॉक्टर विदेशी भाषा है, आमदनी विदेशी भाषा है। गद्य शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य आप बता सकते हैं? तो गद्य शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से 4 उद्देश्य मैंने आपको दिया है, ठीक है? आप बिल्कुल ध्यान बता सकते हैं, शब्द भंडार बढ़ता है, गद्य के प्रति जो है रुचि उत्पन्न होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता में विकास होता है। वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो वाचन मुद्रा का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और मुद्रा का मतलब क्या होता है? वाचन का मतलब होता है पढ़ना, और मुद्रा का अर्थ होता है किस स्थिति में वो वाचन कर रहा है। यानी कि पढ़ते समय खड़े होके पढ़ रहा है या बैठ बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है? किस तरह से वो पढ़ रहा है, ठीक है? यही चीज़ जो है वाचन मुद्रा कहलाती है। अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बोलने से क्या तात्पर्य है? बोलने का अर्थ क्या होता है? कि मौखिक रूप से अपने भावों को प्रकट करना, ताकि सामने वाला जो है उसको समझ सके, तो उसी का अर्थ होता है कि बोलना। अब उसमें हमारे शुद्धता, स्पष्टता, आव भाव सारी चीज़ें इसमें आती है। शिरोरेखा क्या है? तो लिखते समय वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर 1/3 निकली हुई होनी चाहिए। शिरोरेखा वर्णों को सुंदर बनाती है। सबके ऊपर जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, एक एक लाइन लिखी करी गई है, ये शिरोरेखा होती है। जैसे कि शिरोरेखा के ऊपर ये लाइन लिखी, ये करी गई है, इसी को हम शिरोरेखा बोलते हैं। सिर के ऊपर जो रेखा है, इसी को शिरोरेखा। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी मैंने बताया था, मुख्य रूप से तो 2 तरह के वाचन होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है? अब फिर इनको हम अनेक पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सस्वर वाचन में भी और भी बहुत सारे वाचन हैं, ठीक है? जिसमें अनुकरण वाचन है, ठीक है ना? इस तरह से मैंने आपको बताए थे पहले भी। तो सस्वर वाचन में बहुत सारे वाचन हैं। मौन वाचन फिर आपका है, तो उसमें भी आपके ऑप्शन आते हैं, ठीक है? भाषा अर्जन क्या होता है? तो भाषा को अर्जित करना, उसके विचारों को समझना, उसको प्राप्त करना और उसके निर्माण करने की क्षमता को प्रदान करना या प्राप्त करना ही भाषा अर्जन कहलाती है, ठीक है? संवाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। संवाद की कोई 3 विशेषताएं आप बता सकते हैं कि भैया संवाद की ये विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे संवाद की 3 विशेषताएं मैंने बताई हुई है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं समझाता हुआ चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य क्या होता है? तो ऐसा काव्य जिसके अंतर्गत जीवन के संपूर्ण पक्षों का वर्णन किया जाता है, महाकाव्य कहलाता है। जैसे कि जीवन के संपूर्ण पक्ष आपको मिलेंगे रामायण में, पद्मावत में और उसके अलावा महाभारत में। लेखन कौशल की प्रमुख शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो लेखन कौशल के प्रमुख शिक्षण विधियाँ बहुत सारी है, जिसमें सार्थक रेखाएं खींचने की विधि आती है, अनुलेखन विधि आती है,
या अनुलेख विधि, चित्र विधि आती है, अनुकरण विधि आती है, तुलना विधि आती है, स्वतंत्र लेखन विधि इत्यादि शामिल है। तो ये सारी की सारी विधियों हम इसमें शामिल कर सकते हैं लेखन विधि की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। व्याकरण शिक्षण के विभागों के नाम लिखिए। तो इसके 3 जो है प्रमुख विभाग हैं, व्याकरण शिक्षण के 3 प्रमुख विभाग हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। ठीक है। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं उनको बता दूं, आपके नोट्स लेने का माध्यम है 8469022568, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं नोट्स के लिए। आपको बता दूं फर्स्ट ईयर के नोट्स जो हैं उसका पेमेंट है 499, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, सारे विषय मिलेंगे इसमें। और सेकंड ईयर के जो नोट्स हैं वो 599, इसमें भी सारे सब्जेक्ट उपलब्ध हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पे ये पेमेंट करते हैं, चाहे जीपे करें या फ़ोनपे करें, इमीडिएट आपको जो है वो नोट्स प्राप्त हो जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से। आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जितनी बार नोट्स को पढ़ेंगे उतना ही आपका बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। कुछ विद्यार्थियों का कल मुझे मेरे पास फ़ोन आया था। तो उन विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमने किसी एक एमपी के अध्यापक हैं जो डीएलएड की तैयारी करवाते हैं, उनसे हमने नोट्स परचेज़ किए थे। तो उनका नोट्स अराउंड 650-700 ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, इतने का है। और उन नोट्स को जब हमने परचेज़ किया तो उन नोट्स का जो मैंने हमारे जो वीडियो से जो वीडियो में आप देख रहे हो यही यही नोट्स आपको मिलेंगे, जो आप ये वीडियो देख रहे हो यही नोट्स मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपने आपके जो वीडियो देखें, उस वीडियो में जो नोट्स हैं, आपके वीडियो में जो नोट्स हैं और उन्होंने जो नोट्स दिए हैं, उसमें काफ़ी असमानताएँ हैं। तो मैंने पूछा कि असमानताएँ किस तरह की असमानताओं की बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, बच्चों ने बोला कि सर उनके नोट्स जो हमने लिए हैं, वो काफ़ी संक्षिप्त रूप से हैं। मतलब पॉइंट ज़्यादा लिखे हुए हैं, विस्तार कम किया गया है। जैसे हमने बताया कि कहानी क्या होती है, कहानी के बारे में पूरा बताया, कहानी के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, कहानी की परिभाषाएँ क्या-क्या हैं, कहानी के प्रकार क्या-क्या हैं। तो सर उनका जो है कहानी पर 1-2 ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन है ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा देखो आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से लीजिए। आपको पढ़ना है, आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन अध्यापक ने गलत दिया है, नोट्स कंप्लीट नहीं है, तो आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए और नोट्स को कंप्लीट लेने का आग्रह कीजिए कि वो कंप्लीट नोट्स कराएँ। नोट्स जब भी लें आप कंप्लीट लेने का प्रयास करें जिसमें सभी क्वेश्चंस को दिया जाए, हर चीज़ को बारीकी से समझाया गया हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने जाएँ तो आपको पता चले कि क्वेश्चन आपके सिर के ऊपर से ना गया हो। यानी कि आपने कुछ भी पढ़ा हो तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने वाले हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नोट्स लेते समय सावधानी बरतनी है। ऐसे-वैसे किसी शिक्षक अध्यापक से नोट्स ना लें, जो आपको दिखा कुछ रहा है और दे कुछ रहा है। हम तो जो आपके सामने हैं, जो हमारे शिक्षकों ने बनाया है, जो हमने बनाया है मिल कर के, जो नोट्स आप देख रहे हैं किसी भी वीडियो में, यही सभी विद्यार्थियों के पास पहुँच रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से 4500 विद्यार्थियों ने नोट्स ले लिए हैं। आगे पता नहीं कितने विद्यार्थी लेंगे। जो भी विद्यार्थी ले चुके हैं, उन्होंने केवल तहे दिल से थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स ही बोला है। और आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में कभी चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कई विद्यार्थी आपको कमेंट करके ये भी बताएँगे कि सर हमने फर्स्ट ईयर में आपसे नोट्स लिए थे और आपके नोट्स की वजह से हमारे 89, 91, 88, 86 इस तरह के परसेंटेज बने हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में मतलब पिछले साल टोटल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों ने जो नोट्स लिए थे, उस समय काफ़ी सस्ते नोट्स दिए गए थे। क्योंकि वो जो नोट्स बनाए गए थे, उस समय शिक्षक जो है ज़्यादा नहीं थे, तो हमारा खर्चा नहीं था इतना। अब जो है खर्चा ज़्यादा हो गया, शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ को बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस समय जो नोट्स थे वो काफ़ी सस्ते दिए गए थे और मेरे से जो नोट्स लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी, मुझे एप्रॉक्स याद नहीं है, लेकिन 10-12 हज़ार विद्यार्थियों ने वो नोट्स लिए थे। और मैं बताता हूँ उस 10 या 12 हज़ार जो विद्यार्थी जिन्होंने नोट्स हमसे लिए थे, उन विद्यार्थियों का स्कोर 80% से अबव ही रहा। शायद 10% कुछ विद्यार्थी होंगे जो सिर्फ 60 और 80 के बीच में रहे होंगे। लेकिन जो बाकी विद्यार्थी थे, 90% की बात कर रहा हूँ, 90% विद्यार्थियों ने 80% से ऊपर नंबर कमाए, यानी कि ऊपर नंबर प्राप्त किए। उन्हों को मैंने ये बताया था कि नोट्स जब भी आप लेना तो नोट्स रख मत देना। नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार आप जितने समय रिवाइज़ कर दोगे, हर विषय को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए। जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं होता, सारे विषय कम से कम 4 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। और उन्होंने वो फ़ॉलो किया और वो आज भी बधाई देते हैं कि सर सेकंड ईयर में भी आपके नोट्स लेने हैं। और सेकंड सबसे ज़्यादा नोट्स अब जो सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नए हैं, सेकंड ईयर के विद्यार्थी पुराने हैं, वो पिछले साल हमारे से पढ़ चुके हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नोट्स ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी भी अब जुड़ चुके हैं, वो भी नोट्स लेना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि वीडियो के माध्यम से समझना तो आसान है,
लेकिन सारे नोट्स को उतार पाना या स्क्रीनशॉट ले पाना मुश्किल है। तो यही बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं तो बेहतरीन है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि बार बार वीडियो देखना है, बार बार एक एक क्वेश्चन को फिर देखना है, और हाथ में नोट्स रहते हैं तो आप जो क्वेश्चन चाहो उसको देख सकते हो। ठीक है, वीडियो में है पहले क्वेश्चन जो ये आ रहा है तो ये क्वेश्चन के बाद में ये क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा। नोट्स में आप फटाफट पन्ना पलट सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो, ये इसका फ़ायदा होता है। बाकी आपके ऊपर है। और इससे ज़्यादा डिटेल में तो क्या बात करूँ मैं। चलिए, कहानी क्या है, तो कहानी हमने बता दिया। कहानी साहित्य की एक विद्या होती है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें के माध्यम से मनोरंजक ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, नैतिक गुणों का विकास करना, पाठ्य पुस्तक को सरलता से आसानी से विद्यार्थियों को समझाना सिखाना, ये इसका उद्देश्य होता है। कहानी की परिभाषाएं जो है आपसे पूछा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार जो है क्या कहा गया, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना है लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। कहानी के प्रकार बताइए, तो कहानी कई तरह की होती है, जिसमें आप बता सकते हो कि कहानी सामाजिक हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, वातावरण प्रधान हो सकती है, चरित्र प्रधान हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, मनोरंजक हो सकती है। तो ये कहानी के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद एक अच्छी कहानी की क्या-क्या विशेषताएँ होती है, तो भाषा सरल होती है, शिक्षाप्रद होती है, मानसिक योग्यता का विकास करती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ाती है और सुख आनंद प्राप्त करती है। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या-क्या हैं? हिंदी भाई हम क्यों सीखते हैं? उसके क्या-क्या उद्देश्य हैं? बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले भी। तो ये सारे उद्देश्य हैं जो हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है? चिंतन योग्यता का विकास करना, शब्दों और वाक्यों का ज्ञान कोश में वृद्धि करना, शुद्ध और सुंदर लेखन की आदत डालना, सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण की शक्ति बढ़ाना, ठीक है? भाषिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, मौलिक रचना लिखने की क्षमता प्रदान करना, सृजनशीलता का विकास करना, भाषा के तथ्यों एवं विषय सामग्री का ज्ञान प्रदान करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप बता सकते हैं। वर्ण लिपि का जो है, वर्ण लिपि, शब्द ध्वनि और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करवाना, अभिव्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त करवाना, रचनात्मक कार्य या रचना कार्यों में जो है मौलिकता लाने की योग्यता विकसित करना, ये सारे के सारे जो है इसके उद्देश्य हैं। शब्द शिक्षण विधि समझाइए। शब्द शिक्षण विधि जो है, शब्द शिक्षण विधि को शब्द सहचर्य विधि भी कहते हैं या फिर देखो कहो विधि भी कहते हैं। ठीक है, शब्द सहचर्य विधि या फिर देखो कहो विधि भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। शब्द सहचर्य विधि पूछ ले तो आपको पता ही नहीं है क्या है। शब्द शिक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक विधि है। शिक्षण की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत बच्चों को शब्दों के माध्यम से सिखाया जाता है। जब बच्चा शुरुआत में पढ़ना पढ़ना पढ़ने में लिखना सीखता है, पढ़ना और लिखना सीखता है, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पे कोई मिस्टेक को देख लेना, पढ़ना और लिखना सीखता है। शुरुआत में ऐसे शब्दों का उच्चारण या प्रयोग किया जाता है जो शुरू में, मध्य में या अंत में एक जैसे होते हैं, जिससे जिसके माध्यम से बालक आसानी से सीख जाता है। जैसे राजा और बाजा, किरण और हिरण, रानी और पानी, सुन और मुन, पैर और बैल, मोर और जोर, पौधा और कौवा। समझ रहे हो आप कैसा है? तो यही चीज़ होते हैं आपके शब्द शिक्षण की विधियों में आते हैं। शब्द शिक्षण की विधियों में बच्चों को अलग अलग युक्तियों से शब्दों को समझाया जाता है, कभी बड़े कभी छोटे, कभी जोड़ करके कभी हटा करके, इस तरह से शब्दों को बांट करके भी समझाया जाता है। जैसे कि महाराजा को या परोपकार को हम समझा सकते हैं। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, मैंने बता दिया। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा, ठीक है, वह भाषा जिसके माध्यम से संविधान में प्राप्त है। ठीक है, संपूर्ण देश पारस्परिक व्यवहार को समझने का सामर्थ्य रखता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये जो है अनौपचारिक है। ठीक है, ये औपचारिक नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य बता सकते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से। मातृभाषा को संक्षिप्त में समझाइए। आप जानते हो मातृभाषा क्या होती है? प्रथम भाषा होती है। मातृभाषा का मतलब क्या है? प्रथम भाषा, गृह भाषा, अपने घर की भाषा। ठीक है, उसी को मातृभाषा कहते हैं, जिसे शिशु या बालक जो है सहज रूप से सुनता है और सीखता है, वही जो है मातृभाषा कहलाती है। पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, जो कविता सीखते हैं, कविता सिखाते हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं? तो ये सारी उद्देश्य आप इसमें लिख सकते हैं। मौन वाचन क्या है, बता चुका हूँ मैं। सस्वर वाचन क्या होता है, ये भी बता चुका हूँ।
संवाद या वार्तालाप क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के नाम: पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अगमन विधि, निगमन विधि, कथा कहानी कथन विधि और सक्रिय अधिगम परिविधि। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, भाषा में मूल्यांकन क्यों किया जाता है, अभी अभी हमने मूल्यांकन के बारे में बहुत चीज़ें समझी थी। एक अच्छे हिंदी शिक्षक की विशेषताएं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, सारी विशेषताएं जो है आप शामिल कर सकते हैं। भाषा का क्या अर्थ होता है आप बता सकते हैं। भाषा जो है भाष धातु से निर्मित है, और भाष धातु कहाँ से है, संस्कृत के शब्द से लिया गया। ठीक है। भाषा की परिभाषाएं स्वीट के अनुसार जो है आप बता सकते हैं भाषा क्या होती है। उनके श्याम सुंदर दास के शब्दों में जो है आप बता सकते हो। ये इन शब्दों इन इनको देखो, परिभाषाओं को याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार जो है भाषा क्या होती है ये आपको बताना है, तो बताओगे जब ही जब आपको पता होगा ना। और विश्व की, हाँ, ये तो हो गया। और रामचंद्र वर्मा के अनुसार क्या है, ये परिभाषाओं को ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से एक परिभाषा आएगी और उससे पूछा जाएगा कि ये किसने लिखा है या किसकी परिभाषा है। भाषा के रूप या प्रकार बताइए, तो मौखिक और लिखित और मौखिक भाषा होती है, मौखिक और लिखित। अब तीसरी भाषा भी है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है। मौखिक और लिखित दो रूप से आप जो है भाषा को प्रकट करेंगे। मौखिक भाषा क्या होती है आप जानते ही हैं, और लिखित भाषा क्या होती है भी जानते हैं, इसके बारे में आप पढ़कर समझ सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा की ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों का, जैसे क को कैसे लिखना है, ख को कैसे लिखना है, तो उन चिन्हों की व्यवस्था को जो है हम लिपि कहते हैं। क्लियर। भाषा की विशेषता क्या है, भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। भाषा जो है सामाजिक प्रक्रिया है, जानते हो समाज में बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। सर्वव्यापक है, यानी कि कोई भी भाषा जो है, जैसे कि इंग्लिश है वो सर्वव्यापक है। यानी कि अगर हम कोई देसी लैंग्वेज भी बोलते हैं, अपने ग्रामीण लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उनको बोला जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं भाषा जो है, भाषा मतलब कोई भी भाषा वो सर्वव्यापक मानी जाती है। परिवर्तनशील भी है, कहीं आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो भाषा बदलती हुई दिखाई देगी। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, आप इसको अर्जन करते हो, ऐसे ही फिर बिना अर्जित संपत्ति नहीं बोल सकते इसको। भाषा कैसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जन करना पड़ता है, यानी सीखना पड़ता है, पाना पड़ता है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति की माध्यम है, अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। भाषा परंपरागत भी है, जो भाषा आपका परिवार कई सालों से पीढ़ियों से बोलता आ रहा है, तो वही भाषा आप जरूर सीखते हो, आप जानते हो इस बात को। भाषा का ढांचा जो है स्वतंत्र होता है, प्रत्येक भाषा का ढांचा जो है स्वतंत्र होता है, और भाषा लिखित मौखिक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है मूल्यांकन का अर्थ और उसके प्रकार लिखिए। तो देखो, मूल्यांकन क्या होता है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में अध्यापकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना, है ना, एवोल्यूशन करना। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि अधिक ना कि आवधिक। आवधिक मतलब कि समय के हिसाब से नहीं है। मूल्यांकन जो है एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण में, शैक्षिक स्तर का आकलन करने में तथा विद्यार्थी की उपलब्धि को जानने में सहायता देता है या सहायक है। ठीक है। मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन आता है, पूछता है। वार्षिक योजना क्या होती है, इसके निर्माण के चरण बताइए। तो वार्षिक योजना तो आप बना चुके होंगे, फाइल तो आपको पता होता है कि ये क्या होती है। ठीक है, जिसको दैनंदिनी भी बोलते हैं ना। इसके बाद जो है आपका योगात्मक मूल्यांकन और उसकी विशेषता बताइए। जैसे कि हमने संरचनात्मक मूल्यांकन पढ़ा, योगात्मक मूल्यांकन पूछा, तो आपसे संरचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछ सकता है अलग से। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। तो योगात्मक मूल्यांकन एवं उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो योगात्मक मूल्यांकन से हम किसी एक योजना, काम करने के तरीकों या पहले से ही चल रही किसी शैक्षिक कार्यक्रम से हो रहे प्रभावों और ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की समय अवधि दीर्घकालीन होती है। योगात्मक मूल्यांकन मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण है विद्यालयों में होने वाले वार्षिक परीक्षा, जिसमें छात्रों के पूरे साल में अर्जित किए गए ज्ञान का आकलन किया जाता है, जिससे छात्र की अगली कक्षा में जाने और न जाने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, एक दो विशेषताएं लिखना ही है बस, या एक लाइन में विशेषताएं बता सकते हैं। आकलन का अर्थ क्या होता है, आकलन का अर्थ है जिसके द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं,
आकलन का मतलब होता है इसके द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, इसमें छात्रों का बिना अंक तथा ग्रेडिंग के मूल्यांकन किया जाता है। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है। इससे अभिप्राय सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने से है। आकलन मतलब ये हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अधोलिखित जो यहाँ पर ऊपर हमने अभी देखा पढ़ा आकलन का अर्थ, तो इन परिभाषाओं परिभाषाओं तथा अर्थ के माध्यम से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि भाई आकलन का अर्थ होता क्या है। और आकलन करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम ले लें तो किसी विद्यार्थी को पढ़ना सिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि उसको अक्षर आते हैं या नहीं आते। अगर उसको अक्षर आते हैं तभी तो पढ़ना सिखाएंगे। और अगर उसको अक्षर की पहचान है तो हम ये भी देखेंगे कि वो पढ़ता है तो किस गति से पढ़ता है। तो ये चीज़ जो है हम आकलन के बारे में बता सकते हैं। बोलने के कौशल से क्या आशय है? तो बोलने का कौशल क्या होता है, मैंने अभी बताया था ऊपर भी, यहाँ पे भी मैंने हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि विद्यार्थी को किसी को समस्या ना आए। जिसको जो याद करना है वो अच्छे तरीके से याद करे। प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? क्षेत्रीय आधार पर बोले जाने वाली सारी भाषाएं जो है प्रादेशिक भाषा कहलाती हैं। ऊपर हम पढ़ चुके हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो ये जो है लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराता है। इसका जो भाषा के शास्त्रीय पक्ष हैं और गद्य की विभिन्न लेखन के शैलियाँ हैं उसका ज्ञान प्राप्त करवाता है। बालकों को पूर्व मनोयोग से सुनने और सुन करके अर्थ ग्रहण का योग्य बनाता है। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में विकास करता है। साहित्यिक अध्ययन में जो है रुचि उत्पन्न करता है। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? तो अभिव्यक्ति का साधन होता है भाषा, हमारी जानते ही हो, विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है। कौशल मतलब है किसी कार्य में निपुणता, कुशलता या प्रवीणता। यानी अपनी भाषा को रोचक, प्रभावी, आकर्षक बनाने के लिए जिन कुशलताओं का उपयोग किया जाता है उन्हें ही भाषाई कौशलता या कौशल कहते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भाषाई कौशल का होना अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन चीज़ है आपका जो डेफिनेशन है, ठीक है। भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? तो भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं आप बता सकते हो कि भाषा कौशल के भैया इतने प्रकार हैं? अब देखो, भाषा कौशल के सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। श्रवण कौशल जिसको ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है। बोलना या भाषण कौशल जिसको अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत मानते हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन सा होता है? ग्रहण करना, ग्रहण मतलब सुनना या श्रवण कौशल। अभिव्यक्त करना, बोलना या भाषण कौशल। फिर ग्रहणात्मक कौशल जो है पढ़ के हम कुछ ग्रहण करते हैं, तो ये भी किस में आता है? आपका ग्रहण कौशल में आता है। और उसके अलावा जो है अभिव्यक्त कौशल का फिर से दूसरा कौन सा चीज़ है? लिखना, लिख करके हम किसी को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो भी आपका इस कौशल में आता है। तो ये सारे कौशलों को ध्यान रखना है। अब जो है सुनना कौशल जो है इसके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरीके से, सुनना कौशल क्या होता है। फिर बोलना कौशल मैंने बता चुका हूँ, भाषण कौशल क्या होता है, पढ़ना कौशल क्या होता है और लिखना कौशल। ये चारों कौशलों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना, क्वेश्चंस बनते हैं, हर जगह पे बनते हैं। अब आ जाइए कुछ एमसीक्यू देखते हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस देखेंगे। धातु या अनुरक्षण ध्वनि संकेतों से भाषा की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? तो वो है प्लेटो। ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझ लेना एक एक क्वेश्चन को। भाषा की उत्पत्ति विभिन्न ध्वनियों के आधार पर निर्मित शब्दों के विकास क्रम में हुई है। यह किसका मतन है? किसका मत है? तो ये है हेनरी स्वीट का। अब देखो दोनों आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको जैसा लगेगा ना दोनों एक ही जैसा है। धातु या अनुरक्षण ध्वनि संकेतों से भाषा की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान प्लेटो हैं। भाषा की उत्पत्ति विभिन्न ध्वनियों के आधार पर निर्मित शब्दों के विकास क्रम में हुई है। यह मत किसका है या कथन किसका है? ये हेनरी स्वीट का है। भाषा का अर्थ क्या है? तो भाषा का अर्थ होता है बोलना या कहना, जो कि हम जानते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के आपसी संबंध, वार्तालाप, विचार विमर्श, चर्चा, शिष्टाचार प्रदर्शन कर किससे संभव है? तो वो भाषा से संभव है, आप जानते हो। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भाषा वरदान साबित हुई है। परिभाषा किसकी है? आचार्य दांडे की है, ध्यान रखना है। हेनरी स्वीट की भाषा विषयिक परिभाषा कौन सी है? हेनरी स्वीट ने जो परिभाषा दी है वो कौन सी है? तो जिन व्यक्त ध्वनियों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है वही भाषा है। ग वाला पार्ट ध्यान रखना है कि अब ये लिख देगा जिन व्यक्त ध्वनियों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है वही भाषा है। ये कथन किसका है? तो हेनरी स्वीट का है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा है ये। भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये अर्जित संपत्ति है, इसको हासिल करना पड़ता है। भाषा संप्रेषण मूलतः कैसा होता है? तो ये वाचिक होता है, यानी कि बोल करके बताया जाता है।
यहाँ पे राजेंद्र और राजिंदर लिखा हुआ है और फिर रजुआ लिखा हुआ है। ये उदाहरण भाषा की किस विशेषता का संकेत करते हैं? तो भाषा का प्रवाह जो है ये कठिनता से सरलता की ओर हो रहा है। यहाँ पे राजेंद्र, राजिंदर, रजुआ, आराम से बोल रहे हैं ना, जैसे घर का नाम नहीं बोला जाते, बबुआ ऐसे ही बोलते हैं। रजुआ, और क्या बोलते हैं? अ, बेटा, पप्पू, लालू, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है, आपके उदाहरण जो है यहाँ पे। तो ये हार्ड है आपका, फिर इसके बाद में ये आपका थोड़ा सा जो है सरल है, और उससे ज़्यादा सरल ये है जो आपके घर के नाम होते हैं। जैसे राजू है तो उसको रजुआ बोल दिया, या राजा है उसको रजुआ बोल दिया, ऐसे बोलते हैं ना घरों में, तो इस तरह से बोला जाता है। भाषा की विशेषताएं लिखिए। भाषा की बहुत सारी विशेषता है भाई। भाषा की विशेषता जैसे कि भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है। अब इसका वर्णन करने को बोले 5 अंकीय प्रश्न आएगा तो आपको सारा बताना पड़ेगा। केवल विशेषताएं लिख के आ जाओगे तो फंस जाओगे, नंबर कम मिलेंगे। अर्जित संपत्ति है, अनुकरणशील है भाषा, गतिशील रहती है, और विचार परिवर्तनशील है। साथ ही साथ भाषा मूल रूप से मौखिक होती है। मूल रूप से तो मौखिक होती है, बाकी लिखित भी होती है, आप जानते हो। और भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा की एक निश्चित सीमा होती है भाई, है ना। हर भाषा तो हर जगह पर नहीं चलती, तो उसकी एक सीमा भी होती है, विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। स्वरों के भेद बताने हैं तो ह्रस्व स्वर होता है और आपका दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प समय लगता है, यानी कम समय लगता है, उसको जो है हम ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर भी बोलते हैं। उसको हम ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, ये ध्यान रखना है। कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री। कितना टाइम लगा, बिल्कुल सटाक सटाक बोलेगा। अ, ई, उ, री। प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है। इसमें री का प्रयोग जो है तत्सम शब्द में, संस्कृत के तत्सम शब्द में किया जाता है। उदाहरण ऋषि, ऋतु, किंतु, इनका उच्चारण ऋषि, ऋतु कहते हैं, ठीक है, संस्कृत शब्दों में। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो होता है आपका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर को जो है बोलने में क्या होता है, थोड़ा सा अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक स्वर, दीर्घ जैसे नाम है कि लंबा है भाई, तो दीर्घ स्वर जो है ऐसा स्वर जिसको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। और ये 7 कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद लुप्त स्वर आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, ठीक है। हिंदी में लुप्त स्वरों का प्रयोग जो है लगभग ना के बराबर होता है। अंग और अह स्वरों को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कभी पूछ ले तो, क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर जो है प्रपंच, कंठ, छंद, प्रातः, अतः, संभवतः आदि, इन्हें क्रमशः जो है अनुस्वार या विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। फिर आपके व्यंजन की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो है जीवा का मुख विवर में ऊपरी भाग में किन्हीं कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि हमारी जीभ जो है ऊपर वाले तलवे को टच करेगी, और इनकी संख्या 27 होती है। ध्यान रखना कि ये संख्याओं में 27 होते हैं। अब इसमें कंठे व्यंजन कितने होते हैं, ये ध्यान रखना है। तालव्य कितने होते हैं, मूर्धन्य कितने होते हैं, दंत कितने होते हैं, ओष्ठ कितने होते हैं, इन सभी को याद करना पड़ेगा आपको। और अन्य जो है वो उनको छोड़ दो, वो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। और अंतस्थ जो है यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया स्पर्श व्यंजन, तो ये तो हो गया। अंतस्थ व्यंजन में जो है आपके इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व, ठीक है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा भैया ध्यान रखा करो कि ये क्या है। ऊष्म या संघणी व्यंजन, तो इसमें भी 4 संख्या है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और आगत, ये फारसी भाषा से आए हुए व्यंजन हैं जिनकी संख्या 2 है, जो कि जौ है और फौ है। ये पूछता है क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन जो है ये 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं, ठीक है। ये 4 हैं, जिसमें क प्लस श मिला के छ बना है, त और र मिला के त्र बना है, ज और त्र मिला के झ बना है, और श और र मिला के श्र बना है। ये सारे, ये जो नीचे मात्राएं लगी रहती है, ये आधे आधे हैं, यानी कि आधा क, आधा श, आधा त, आधा र,
और आधा ज, आधा त्र और आधा स और आधा र। स्वर और व्यंजन में अंतर पूछ लेता है तो आप बता सकते हो। जिसमें स्वर के उच्चारण में कम समय तो व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। स्वर स्वतंत्र तो व्यंजनों की को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों का उच्चारण निरंतर तो व्यंजनों का उच्चारण निरंतर नहीं हो पाता है। स्वर प्रमुख रूप मुखर होते हैं अतः स्पष्ट सुनाई देते हैं, व्यंजनों में मुखरता नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अंतर पूछता है। भाषा का सबसे छोटा तत्व जो है वो शब्द है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को जो है शब्द कहा जाता है। शब्द की परिभाषा पूछ लेता है। किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, और वाक्य किसे कहते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है विकारी शब्द क्या होते हैं। तो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा में लिंग, वचन, कारक आदि से विकार या परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा है लड़का, लड़के, ने, लड़के के लिए, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। सर्वनाम में मैं, मुझे, मुझसे, तुम, तुमसे, तुम्हें, तुमको, ये सर्वनाम हो गया। विशेषण में पीला, पीली, पीले, ये भी आपके बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्रिया में जा, गया, जाता है, जाएगा, तो ये भी सारे परिवर्तनशील है, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। संबोधक संबंध बोधक अवयव जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे। समुच्चय बोधक जिसमें यदि, अगर, और, अथवा। विस्मयोदक आह, अरे, वाह, वाह, ओह। तत्सम शब्द की परिभाषा पूछता है। तो संस्कृत के रूप में ही जो हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत के रूप में ही, यानी कि संस्कृत के भाषा में जो शब्द थे वो संस्कृत से उठाकर ज्यों त्यों हिंदी में आ गए, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। क्षेत्र, नृप, ज्योति, दिव्य, आत्मा, स्वर्ग, पुण्य, अग्नि, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में भी ऐसे लिखते हैं, तो इन्हें ही सब तत्सम कहते हैं। तद्भव जो शब्द संस्कृत प्राकृत से रूप परिवर्तित करके उन्हें निर्मित किए गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत में जो शब्द थे उनको उनके रूप को परिवर्तन किया गया है, तो जाकर जो है वो शब्द को ग्रहण किया गया है। जैसे कर्म, तो इसको कम, काम को अग्नि, अगिन, आग, धर्म, ठीक है, इस तरह से धम, और धाम, क्षेत्र का खेत, सूर्य को सूरज, ये जो है हमने परिवर्तित करके लिए हैं। तो ये जो है हमारे देशज शब्द जो है वो क्षेत्रीय शब्द होते हैं जो आम बोलीचाली में प्रयुक्त होते हैं, मूल रूप से जो है प्रयोग किए जाते हैं अपनी क्षेत्रीय जो भी हमारी वो है वहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं में। जैसे पग जैसे यहाँ पे देखो, थैला, पेट और पगडंडी। विदेशी शब्द वैसे ही मैंने बता दिया था, विदेशी या विदेशा शब्द क्या होते हैं, ठीक है। फारसी के जो विदेशी शब्द कौन से हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। फारसी के विदेशी शब्द कौन से हैं, अरबी के कौन से हैं, पुर्तगाली के, तुर्की के, जापानी के, और चीनी शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। इनको शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जितनी ज़्यादा नोट्स को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उतना फ़ायदा होगा आपको। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्याएं कितनी होती हैं, तो 7 स्वर होते हैं दीर्घ। स्पर्श व्यंजन पहचानिए, कौन कौन से स्पर्श व्यंजन, तो ये है, एमसीक्यू बन रहा है आपका। मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई ध्वनियों को जब शब्द चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा दे दी। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ये शब्द की परिभाषा दे दी। रचना के आधार पर शब्द निर्माण में किसकी सहायता ली जाती है, तो उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता ली जाती है रचना के आधार पर। यानी कि जब शब्द बनाते हैं हम, तो शब्द के निर्माण में आगे कुछ लगते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उपसर्ग, और जो कुछ पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। क्षेत्र, आत्मा, स्वर्ग, पुण्य आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। वाक्य के बिना किसका संप्रेषण नहीं होता, तो भाव। भाव हम अपना नहीं बता सकते, वाक्य नहीं है तो। वाक्य के प्रमुख अंग क्या है, तो उद्देश्य और विधेय 2 अंग हैं वाक्य के, ध्यान रखना है। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति किसके गुण हैं, तो ये वाक्य के गुण हैं। विधान सूचक, निदेश सूचक, संकेत सूचक वाक्य भेद का आधार कौन सा है, तो वो अर्थ है। अर्थ ग्रहण करते हैं हम, विधान सूचक है, निदेश सूचक है या संकेत सूचक है, तो उससे हमारे को अर्थ का ग्रहण हो जाता है। राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप जो भी डेफिनेशन याद करना चाहते हैं, जो आपको आंसर सही लगता है उसको याद कीजिए। प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, आप जानते हो, जो भी प्रांत में या प्रांतीय क्षेत्र में बोला जाता है उसे प्रादेशिक। पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ जो है वो खड़ी बोली और ब्रज बोली है। रामचरितमानस की रचना
किस बोली में की गई है? तो अवधी में है, ये ध्यान रखना है, कभी कभी आप गलत कर दोगे इसको, आप ब्रज में कर दोगे। नगरों या शहरों और कस्बों के बाहर बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। बोले बाहर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। साहित्यिक गद्य की प्रेम सागर रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? तो लल्लू लाल ने किया था। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू एंड कश्मीर है। राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी की ही जोड़ सकती है, यह किसका विचार है? बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन का विचार है ये। वर्तमान में देश प्रेम, तो भाषा प्रेम, स्वाभिमान की संवाहिका का सम्मान भारत की किस भाषा को प्राप्त हुआ है? तो वो हिंदी भाषा है, जिसको देश प्रेम की भाषा या स्वभाषा प्रेम की भाषा या अभिमान की भाषा कहा जाता है। विदेशी लोगों के बीच संचार के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। विश्व के लगभग कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है? तो 950 विद्यालय अभी तक हैं ऐसे। हिंदी भाषा का महत्व क्या है? बता सकते हैं, बहुत सारे जो है आप चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी भाषा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा की विशेषताएं आपसे कई बार पूछता है, इसकी लिपि पूछता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि लिपि क्या होती है। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं हैं, जितनी विशेषताएं यहाँ पे दी गई। इसके बाद जो है संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, एक परिपक्वता है, सीखने की इच्छा है, बुद्धिमत्ता है, लिंग भेद है, परिवार है, सामाजिक वातावरण है, परिवार के सदस्यों के सोच है, आर्थिक स्तर है, शारीरिक स्वास्थ्य है, बच्चों पर दबाव है, शैक्षिक वातावरण है, दोस्तों की संगत का परिणाम और दैनिक व्यवहार में परिवर्तन। संवेदनात्मक विकास में शिक्षक का क्या योगदान है? तो आप ये सारे के सारे बता सकते हो। इसमें जो है शिक्षक के योगदान को आप निम्न बिंदुओं से प्रकट कर सकते हो, जिसमें स्नेहपूर्ण बर्ताव होना चाहिए। उसके अलावा रुचि निर्माण, संवेग नियंत्रण का ज्ञान, बच्चों को प्रेरित करना, भय विषाद जैसे संवेगों को रेचन करके वातावरण प्रसन्न और आह्लादही बनाना, पाठ्यक्रम निर्माण, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। शिक्षक के योगदान के लिए निम्न पर बिंदु जो है आप लिख सकते हैं। भाषा का वरदान मनुष्य को किसने दिया? तो प्रकृति ने दिया है। मन और शरीर के स्वस्थ स्वास्थ्य से मूलतः कैसा विकास होता है? तो बौद्धिक विकास होता है। मूर्त अमूर्त और सामाजिक किसके भेद हैं? ये बुद्धि के हैं, आपको पता होगा। अनुकूल वातावरण एवं चीज़ों के ज्ञान आदि से क्या होता है? तो आर्थिक विकास होता है, ठीक है। अनुकूल वातावरण और चीज़ों के ज्ञान से क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। संवेग के संदर्भ में वुडवर्थ की परिभाषा जो है वो है, संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। संवेग में सुखद अनुभव का क्या परिणाम होता है? तो खुश होना, मूड अच्छा होना, ये जो है सुखद परिणाम है। किसी समूह के कार्य करने एवं विचार करने के सभी तरीकों का नाम संस्कृति है, यह किसका मत है? तो ये बोगार्डस का मत है। इसके बाद जो है आवश्यकताओं की पूर्ति, हस्तांतरण, समूह का आदर्श किसकी विशेषताएं हैं? तो सारी की सारी संस्कृति की विशेषताएं हैं। पूंजी संचयन एवं श्रम शक्ति को आर्थिक विकास किसने माना है? तो डब्ल्यू रोस्टोव ने इसको माना है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के कारक कौन कौन से हैं? तो मानवीय संसाधन भी है, प्राकृतिक संसाधन भी है, उद्यमशीलता भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, तो यहाँ पे सभी है। काव्य शिक्षण के कौन कौन से सोपान होते हैं? तो काव्य शिक्षण के सोपान आपको बनाने होंगे। तो इसमें कवि परिचय यानी उसकी भूमिका, पूर्व सूचना, वातावरण की निर्मित, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें, प्रश्नोत्तर, विषय का सारांश, दूसरी कविता से कविता का पाठ का आरंभ है, स्वस्वर पठन, आदर्श पठन, ये सारे इसमें शामिल है, वाचन, कथन और विश्लेषण, और सौंदर्याभूति, ठीक है। दूसरा आदर्श पठन, अनुकरण वाचन की अनुवृत्ति, ये सारे हैं इसमें। इसमें से कुछ नहीं तो आप 8-7 पॉइंट जो है लिखोगे, जितना आपसे पूछेगा, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उससे 2-3 पॉइंट ज़्यादा लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। काव्य क्या है? तो आप बता सकते हो, काव्य को मैं अभी अभी बता चुका हूँ। लय क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। लय क्या होता है, लय भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें काव्य पद्य में ही आती है, और लय का भी इसमें आता है। लय के बारे में पूछ ले, लय क्या होती है, छंद क्या होता है ये भी पूछता है, चित्रात्मकता क्या होती है, अलंकार क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। महाकाव्य की विशेषताएं क्या है? तो महाकाव्य की बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है।
ये जो है महाकाव्य कथा इतिहास या पुराण प्रसिद्ध होती है, ठीक है। नायक उदात्त चरित्र वाला होता है इसमें, यानी कि नायक जो होगा इसमें उदार चरित्र वाला होगा, सबके लिए कल्याण की बात ही करेगा। तो इस तरह के महाकाव्य की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण किसमें है, ये संस्कृत में है और ये प्रथम महाकाव्य है। तो पूछ ले कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण प्रथम महाकाव्य किस भाषा में रचित है, तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो चंद्रवरदाई, ये ध्यान रखना। खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो खंड काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो खंड काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं, जिसमें ये है आपके, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इन विशेषताओं को पढ़ सकते हैं। आराम से पढ़ लीजिएगा, विशेषताओं को तो याद करना पड़ेगा आपको। जहाँ कुछ समझाने वाली बात होगी बताता रहूँ। काव्य शिक्षण के रचनात्मक कार्य कौन से हैं, तो काव्य में अभिरुचि निर्माण, प्रतियोगिताओं का आयोजन, संचय वृत्ति का विकास, ये सभी। आदर्श काव्य पठन हेतु क्या ध्यातव्य नहीं है, मतलब ध्यान देने वाली बात नहीं है, तो पठन हेतु जो है लेखन की आवश्यकता नहीं है। गति, आरोह और अवरोह, उतार चढ़ाव और गति, ये सारे आदर्श में आते हैं। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, किसका मत है, तो यहाँ पर जो है ये मत है धूमिल का। लय, छंद, तुक, अलंकार आदि काव्य के किस पक्ष को व्यक्त करते हैं, तो बाह्य स्वरूप को व्यक्त करते हैं। जिसमें किसी के जीवन की एक घटना प्रसंग का वर्णन होता है उसे जो हम खंड काव्य कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया था ऊपर। पंचवटी, नहुष और जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है, ये तीनों के रचनाकार। रामचंद्रिका, रामचरितमानस काव्य के किस भेद के उदाहरण हैं, काव्य के किस भेद को बताते हैं, ये महाकाव्य को। रामचंद्रिका, रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। काव्य आत्मा की संकलनात्मक रसात्मक अनुभूति है, यह परिभाषा किसकी है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। काव्य वाचन के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं, तो यति, गति, लय, ताल, आरोह, अवरोह, ये सभी काव्य वाचन, वाचन की बात है बोलने की, तो इसमें सभी आते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। श्रवण वाचन एवं पठन कौशल किससे संबंधित है, ये काव्य वाचन से संबंधित है। काव्य शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। तो काव्य शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे के सारे विशेषताएं आप उसमें बता सकते हैं। ये सारी विशेषताएं इसमें शामिल है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य जो है आप बता सकते हैं। ये सारे के सारे उद्देश्य गद्य शिक्षण के हैं। आपको यहाँ पे मैंने नोटिस करवा दिया है, आप जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के नोट्स जो है 499 में है, सेकंड ईयर के नोट्स जो है 599 में है। कांटेक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे नोट्स के लिए। जितना जल्दी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, जितना जल्दी आप रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को, उतना फ़ायदा होगा आपको। जितना कम रिवाइज करेंगे उतना नुकसान। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ये सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना है। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे उद्देश्य लिखें, लेकिन मैंने बहुत सारे उद्देश्य दिए हैं, जो आपको याद रहता है वही उद्देश्य याद करें। गद्य का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आप जानते हैं, सरल अर्थपूर्ण शब्दों में तत्परक अभिव्यक्ति जो है वो गद्य होता है। अभिनय की दृष्टि से संवाद एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई रचना को नाटक कहते हैं। तो नाटक की परिभाषा आपसे पूछता है, तो नाटक की परिभाषा आपसे पूछे तो आपको ये लिखना है। एकांकी की परिभाषा पूछे तो एक अंक वाले नाटक को जो है एक अंकी यानी कि एकांकी कहते हैं। एकांकी और नाटक में मौलिक अंतर क्या होता है, तो अंतर पूछे या मौलिक अंतर पूछे आपको ये सारे बताते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है अंतर है। निबंध किसे कहते हैं, निबंध को जो है एक अक्षर में, एक सेंटेंस में मैंने बताया है कौन सी विद्या निबंध होती है। निबंध की विशेषताएं क्या होती है, क्वेश्चन पूछता है। गद्यवाचन के उद्देश्य क्या है, ये पूछता है, तो ये आप देख सकते हो गद्यवाचन के उद्देश्य। सस्वर वाचन का महत्व क्या है, ठीक है। कौन से इंसान कौन सी चीज़ कह रहा है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब आगे जो है कहानी क्या होती है, ये भी आपको ये परिभाषा ध्यान रखनी है। गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन सी है, तो अर्थ कथन है, व्याख्या है, विश्लेषण है, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। शब्दों की वर्तनी का ज्ञान, विराम चिन्हों का सही प्रयोग और शब्द भंडार की वृद्धि किसके उद्देश्य हैं, तो गद्य शिक्षण के हैं। गद्य का अर्थ क्या है, तो छंद रहित रचना जो है गद्य का अर्थ होता है। भाषा कौशल, भाषण एवं पत्र लेखन किससे संबंधित है, तो गद्य से संबंधित है, ध्यान रखना है। अंधा युग, अंधेरी नगरी और ध्रुव स्वामिनी किसकी विद्या के उदाहरण है, तो ये नाटक विद्या के उदाहरण है। ये अंधा युग, अंधेरी और ध्रुव स्वामिनी नाटक है, उपन्यास नहीं है, एकांकी नहीं है। उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, किसका मत है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। स्मृति की रेखाएं रचना किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। वाचन को किसने अधिगम क्रिया माना है, तो डॉक्टर गुलाब राय ने माना है।
गद्यवाचन का उद्देश्य जो है, ये सारे उद्देश्य इसमें आते हैं, तो इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। गद्यवाचन शिक्षण की विधियों में से क्या शामिल नहीं है, तो समीक्षा विधि जो है गद्यवाचन शिक्षण विधियों में शामिल नहीं किया जाता। बाकी ये 3 विधियां इसमें शामिल है। कथाओं का मूल स्रोत कौन सा है, तो कथाओं का मूल स्रोत जो संस्कृत वाङ्मय है। जो कही जाए उसे क्या कहते हैं, कहानी कही जाए, ठीक है ना। असाधारण घटनाओं की श्रृंखला कहानी है, यह किसका मत है, हेनरी ने बोला है ये। प्लेटो ने मस्तिष्क के लिए किसकी आवश्यकता बताई है, कहानी और संगीत की। पंच परमेश्वर कहानी में सर्जक कौन है, तो प्रेमचंद है, यानी कि कौन कहानी पंच परमेश्वर का लेखक, जो प्रेमचंद है। कहानी की संवेदना के संवाहक किसे माना गया है, तो पात्र को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन है, पुरस्कार। आदर्शवादी कहानियों का केंद्र बिंदु क्या होता है, आदर्श जीवन मूल्य। तत्वों के आधार पर कहानी के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। मा मानसिक द्वंद्व, घुटन, तनाव, कुंठा आदि विषय किस प्रकार की कहानी के अंतर्गत आते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक है। भाई मन की बात हो रही है, घुटन है, द्वंद्व है, तनाव है, सब मन में होता है, तो मनोवैज्ञानिक आती है। व्याकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है, तो मैंने बताया था, कुछ आगे हम चल करके कुछ बातें करेंगे विशेष, जिसमें आगमन विधि आती है। इनके बारे में हम आगे पहले ही पढ़ चुके हैं, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर आगमन विधि बता सकते हो आप, ठीक है, ये निगमन विधि हो जाएगा। तो आगमन विधि को आप मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको पढ़ना है आपको, याद रखना है आगमन विधि को। ये निगमन विधि को याद रखना है आपको, ठीक है। और फिर भाषा संदर्भ विधि के बारे में पूछता है कि भाई भाषा संदर्भ विधि के बारे में बताइए। प्रयोग विधि क्या होती है, इसको बताइए। उसके अलावा फिर अब छोटे क्वेश्चंस जो हैं, वर्ण शब्द और पद वाक्य किसके अंग है, ये सब भाषा के हैं। अरे वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाक्य में अवयव क्या है, तो यहाँ पे अरे वाह जो है ये अवयव है। व्याकरण का दूसरा नाम जो है वो शब्दानुशासन, यानी शब्दों का अनुशासन है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखो, वीणा स्कूल गया, वीणा किताब पिया, पेड़ से खाना लिया, ये सब नहीं है, तो यहाँ पे मीना बाजार गई, ये सही है, शुद्ध है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, किसकी परिभाषा है, स्वीट और जैगर की परिभाषा है। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है, तो पंडित कमता प्रसाद की। व्याकरण से किस बात का ज्ञान होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आगमन विधि जो है, या आगमन विधि बोलते हैं, व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण और निष्कर्ष, प्रयोग और अभ्यास किस विधि के सोपान माने गए हैं, तो प्रयोग विधि के सोपान है। निगमन विधि के 2 तत्व कौन से हैं, तो आप बताएंगे वस्तु सूत्र और पुस्तक विधि, ठीक है, ध्यान रखना है आपको कौन कौन से तत्व होते हैं। मापन का अर्थ क्या होता है, आपको पता ही है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। मापन की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो किसके किसके अनुसार कौन सी परिभाषाएं हैं, याद रखना है। मापन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये विशेषताएं हैं, इनको बता दीजिएगा। और मापन की कमियां या सीमाएं पूछे, तो आपको ये सीमाएं या कमियां बतानी है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में आपसे अंतर पूछा जाए, या रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो पूरा पढ़ लेना, ये रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में इस साइड में है, योगात्मक मूल्यांकन के बारे में इस साइड में है। तो ये आपको अंतर भी पता होना चाहिए, इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। सारे पॉइंट जो है इसमें शामिल कर सकते हो आप, जितने चाहो उतने पॉइंट शामिल कर सकते हो। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर बताइए, यानी कि जो बड़ी पैराग्राफ होती है और जो एक कविता होती है, उसमें अंतर क्या होता है। तो ये बहुत सारे अंतर हैं जो आमने सामने लिखे गए हैं, पूछता है, अंतर पूछता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। ये सारे अंतर हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे अंतर हैं, आप जितना अंतर लिखना चाहें इसमें से जो आपको याद रहता है उनको आप लिखेंगे। तो अंत में बता दूं मैं फिर से आपको, आपके नोट्स तैयार हैं, जिस तरह से आपने अभी वीडियो देखा यही नोट आपको मिलेंगे। इसी को आपको तैयार करके अपने आप को बेहतरीन बनाना है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, उतना ही फ़ायदा रहेगा, जितनी जल्दी पढ़ लोगे उतना फ़ायदा रहेगा। फर्स्ट ईयर का नोट्स 499 में, सेकंड ईयर के 599 में, जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट हमारे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं पेमेंट का, जैसे आपका पेमेंट होता है आपको तुरंत इमीडिएट नोट्स मिल जाएंगे, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह 10 से शाम के 10 बजे तक जो है नोट्स प्राप्ति कर सकते हैं आप, इसके बीच में ही आपको नोट्स मिलेंगे। और आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको चेक कर लीजिए, जो आपने विषय नहीं देखे हैं उस विषय को जरूर देख लेना। आपके बहुत सारे विषय जो हमने करवा दिए हैं, अब अवंतिम विषय की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। आपके 2-3 विषय जो बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।